दोनों ही चीजें पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। मीनिंग बताओ, पिछली कक्षा में मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मीनिंग लिखो, जल्दी सारे बच्चे, दोनों का। रिलायबिलिटी क्या होता है और वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। ओके जी, चलो ध्यान से सुनो। रिलायबिलिटी का मतलब है यहां पर कंसिस्टेंसी। दैट सिंपली मीन्स कि जब आप किसी काम को करते हो, जब आप किसी काम को करते हो और फिर उसको दोबारा करते हो, उसके बाद फिर से दोबारा करते हो, तो जो रिजल्ट पहले आया था उसी तरीके का रिजल्ट है, वो लगातार है। जो रिजल्ट यहाँ पे आया था फिर वही आया, मतलब मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटली सेम तरीके का रिजल्ट आएगा, तो उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। यू आर मेजरिंग व्हाट यू आर इंटेंडेड टू मेजर। आप वही चीज मेजर कर रहे हो जिस चीज को मेजर आप करना चाह रहे हो, जिस चीज को आप मेजर करना चाह रहे हो। बहुत सिंपल सी सुशील सी कन्या जैसे एग्जांपल लेते हैं। ये एक पॉइंट है जिसपे आपको निशाना लगाना है, ये वाला पॉइंट जिसपे आपको निशाना लगाना है। सपोज करो आपने निशाना लगा दिया यहाँ पे, दूसरा लगा दिया यहाँ पे, तीसरा लगा दिया यहाँ पे, चौथा लगा दिया यहाँ पे, पांचवा लगा दिया यहाँ पे, छठा लगा दिया यहाँ पे, सातवां लगा दिया यहाँ पे, आठवां लगा दिया यहाँ पे, नौवां लगा दिया यहाँ पे। अब इसको रिलायबल बोल सकते हैं हम। रिलायबल तो है, रिलायबल का मतलब कि आप वही रिजल्ट बार बार लेके आ रहे हो जो पहले आया। रिलायबल तो है लेकिन रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है, क्योंकि वैलिड तब होता है अगर ये बीच में इधर कहीं पे शॉर्ट लगा हुआ। रिलायबल तो है। अब अगर हम ये बोलें कि एक शॉट यहाँ पे लगा है, एक शॉट यहाँ पे लगा, एक शॉट यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, फिर यहाँ पे लगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसको आप क्या बोलोगे कि सर ना तो ये रिलायबल है और ना ही वैलिड है ना? ना तो कोई निशाना ढंग से लगा, है ना? नॉट रिलायबल, नॉट वैलिड। ना तो रिलायबल है ना ही वैलिड है, ना तो रिलायबल है ना ही वैलिड है ना? फिर आया आप अर्जुन की आंख, अर्जुन का तीर, फिर आपने मारे शॉट यहाँ पे, ऐसे सब शॉट यहाँ पे मारे। इसको आप क्या बोलोगे कि ये रिलायबल भी है और वैलिड भी है। रिलायबल भी है और वैलिड भी। दिस इज रिलायबल एज वेल एज वैलिड। तो मोर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कोई चीज वैलिड है, बहुत खतरनाक एग्जांपल आएगी, हेडफोन लगाने पड़ सकते हैं, तो वो रिलायबल होगी ही होगी। कोई चीज वैलिड है तो वो रिलायबल होगी ही होगी, लेकिन अगर कोई चीज रिलायबल है वो वैलिड होगी या नहीं, वो चीज आगे वैलिड होगी या नहीं, इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे देखो, वैलिडिटी का मतलब है कि किसी कपल के दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, तो नन्हे और मुन्ने, एक का नाम नन्हे रख दिया, एक का नाम मुन्ने रख दिया। तो अगर आप किसी कपल के
बच्चे देखते हो तो इससे आप लोग क्या अज्यूम कर सकते हो कि उनकी शादी हुई है, कि शादी हुई है, शादी के बाद उनके घर में 2 बच्चे हुए, एक का नाम नन्हे, एक का नाम मुन्ने। लेकिन अगर किसी की शादी हुई है, उनके अभी बच्चे होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ कह सकते हो क्या? दहेज में तो नहीं मिलते ना, फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन में पहले हो जाते हैं बच्चे, उनका सिस्टम सही है, वो लेबर के पैसे बचाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई टेंट का काम देख रहा होता है, कोई हलवाई का देख रहा होता है, उसकी बात नहीं हो रही, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी की शादी हुई है तो ये पॉसिबल है कि उनके बच्चे होंगे और ये भी पॉसिबल है कि उनके बच्चे नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन किसी के बच्चों को देख के आप ये पूछ सकते हो कि आपकी शादी हुई है? फिल्म आती है ना ऐसी, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी ऐसी एक एग्जाम्पल सी थी, वो देखा होगा, वो पहले जाके पूछता है कि आपकी शादी हुई है, बोलती है नहीं, फिर बच्चे हैं, ऐसा कुछ करके था, मालामाल वीकली था, पता नहीं कौन सी मूवी थी। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जिसके बेसिस पे आप ये अंडरस्टैंड कर पाते हो कि कोई चीज अगर वैलिड है तो इसका मतलब वो रिलायबल होगी, लेकिन अगर कोई चीज रिलायबल है तो वो वैलिड होगी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछली क्लास में हमने वो वाला एग्जाम्पल भी देखा था कि आप थर्मामीटर लगाते हो, सुबह लगाते हो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दोपहर में लगाते हो 201 डिग्री सेल्सियस, शाम को लगाते हो 202 डिग्री सेल्सियस। अब रिलायबल तो है, रिजल्ट तो वैसे ही आ रहा है, रिलायबल तो है क्योंकि रिजल्ट वैसे ही आ रहा है, लेकिन वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो सही टेम्परेचर बताता कि आपका 99 है, 100 है, अप्रोक्सीमेटली 99.7 कुछ आसपास होता है 35 डिग्री, तो क्लियर है, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? सब 200 में मर जाएंगे। देखो वो मरने बनाने वाला वो तो अलग बात है, हमें उस चीज पे जाने की जरूरत है। तो अभी हमें एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम समझते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है यू आर मेजरिंग व्हाट यू आर इंटेंडेड टू मेजर। थर्मामीटर से बीपी चेक नहीं होता, थर्मामीटर से बीपी चेक नहीं होता, बीपी की मशीन से सीटी स्कैन नहीं कर सकते। तो अगर थर्मामीटर है तो उससे बॉडी का टेम्परेचर पता चलेगा। अगर थर्मामीटर है और बॉडी का टेम्परेचर है, दैट इज वैलिड, बट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, कि आप उसी चीज को मेजर कर रहे हो, वही टूल यूज कर रहे हो जिसका इस्तेमाल कर, जिसका इस्तेमाल कर, समझ रहे हो? अब जहां पर चाकू से काम लिया जाएगा वहां पर चाकू ही काम आएगा, जहां पर ब्लेड की जरूरत है वहां पर ब्लेड ही काम आएगा, जहां पर तलवार की जरूरत है वहां पर तलवार ही काम आएगी। यस और नो? यस और नो? बताओ, सही बोल रहा हूं ना? अब जंग हो रही है, सपोज करो लड़ाई हो रही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक बंदा चाकू लिए घूम रहा है, दूसरा तलवार लिए, और तुम ब्लेड लिए घूम रहे हो कि जो आएगा काट दूंगा उसे। हो सकता है क्या? कल को इतिहास में तुम्हारा नाम आएगा कि श्री श्री डैश लड़ाई में ब्लेड से लड़े, क्या हुआ ये तो पता नहीं चला ना क्या हुआ। जैसे एक बार ऐड आई हुई थी, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, याद करके दिमाग में आप समझ सकते हो। एक न्यूज़पेपर में ऐड आई हुई थी, ऐड में था कि हमारे पूज्य पिताजी श्री श्री सुधीर चौधरी ने पानी के अंदर रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने पानी के अंदर 2 घंटे 59 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। आप सभी से निवेदन है कि कल आप उनके
अंतिम संस्कार पे आ जाइए। रिकॉर्ड थोड़ी हुआ ये रिकॉर्ड थोड़ी हुआ, समझ रहे हो? सो व्हाट यू आर मेजरिंग and that you are intended to measure, that is what we call validity. Validity looks at accuracy, validity accuracy पे देखती है। Without validity research goes in the wrong direction. अगर validity नहीं है तो research है वो गलत direction में चली जाएगी। The question of validity raised in the context of 3 points, मतलब basically हम क्या चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो टेस्ट है उसकी शक्ल कैसी है, उसका पर्पस क्या है और कौन सी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर वैलिडिटी का सिर्फ मीनिंग समझना है। अब बात आती है कंस्ट्रक्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट का मतलब कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते लेकिन उसके इंडिकेटर से आप उसको बता सकते, जिसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। यस सर, जैसे मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, किसी को प्यार हो गया, अब वो डायरेक्टली थोड़ी नजर आएगा आपको कि इसको 2.5 किलो प्यार हुआ, 2.25 किलो प्यार हुआ, आपको उसके एक्शंस में नजर आएगा। बंदा खुश होगा, नए नए कपड़े पहनेगा, है ना, पूरा दिन फोन में लगा रहेगा, ऐसे 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 अलग अलग पोस्ट। तो इस केस में जो प्यार है दैट इज द कंस्ट्रक्ट, जिसको डायरेक्टली जो आप मेजर नहीं कर पा रहे लेकिन आप उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो उसके कॉन्टेक्स्ट है, आप उसके हिसाब से अंडरस्टैंड कर पाओ। जैसे कोई बंदा डिप्रेशन में है, अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो अगर वो डिप्रेशन में है तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते वो कितना डिप्रेशन में है, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये बंदा डिप्रेशन में, उसके सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, उसका एनर्जी लेवल लो होगा, उसका कॉन्फिडेंस था वो लो होगा, किसी भी चीज को बोल सकते हो। तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब कोई भी ऐसा फिनोमिना, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते लेकिन उसको आप इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से मेजर जरूर कर सकते। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, ये फोटो कहाँ की है? ये गंगा घाट की फोटो है ना, पटना की। चलो बढ़िया, हाँ काफी सारे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे थे तो, चलो बढ़िया। तो कंस्ट्रक्ट का मीनिंग समझ आ गया, कंस्ट्रक्ट का मीनिंग समझ आ गया। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जहां नया घाट, हाँ ठीक है, जहां पे भी कहते हैं। तो कंस्ट्रक्ट कैन बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज इंटेलिजेंस, ओबेसिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन और डिप्रेशन। कोई भी चीज जो है लेकिन उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उसको आप इनडायरेक्ट तरीके से मेजर करो, यू विल मेजर इट इनडायरेक्ट। ठीक है, अब हम वैलिडिटी को दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, एक होती है इंटरनल वैलिडिटी और एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल का मतलब होता है मोस्टली जब आप कॉज और इफेक्ट की बात करते हो। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है मोस्टली कॉज एंड इफेक्ट, कि जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है कि उसी चीज को एक्सटर्नली आप किसी और पर्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हो या नहीं, मतलब जनरलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी का सीधा मतलब क्या होता है? जनरलाइज करना, क्या उसको जनरलाइज किया जा सकता है या तो मीनिंग समझते हैं। इंटरनल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू व्हिच एक्सपेरिमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स, कि उसके अंदर कॉज और इफेक्ट है और उसके अंदर कोई एरर नहीं है। जो भी चेंज देखने को मिल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रहा है। जो भी चेंज देखने को मिल रहा है वो किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से देखने को मिल रहा है और कोई एरर नहीं।
और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे रिजल्ट हैं, क्या उसको हम बाहरी दुनिया पे, वर्ल्ड एट अ लार्ज, क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो ये नेचुरल हो जाएगा और ये कंट्रोल है, क्योंकि देखो कॉज और इफेक्ट में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप चीजों को कंट्रोल करोगे, यहाँ पर कंट्रोल नहीं करोगे, चीजें नेचुरली होंगी, यहाँ पर चीजें क्या होंगी, नेचुरली होंगी। तो ये आपकी मेजर करता है एक्यूरेसी के बारे में, और ये कॉजल रिलेशन डिस्कवर्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। मतलब अगर ये कॉज और इफेक्ट की बात करता है तो ये कॉज और इफेक्ट को अलग एक एक्सपेरिमेंट पे जनरलाइज करने की कोशिश करता है। हाउ स्ट्रॉन्ग द रिसर्च मेथड्स, और क्या दूसरी दुनिया पे अप्लाई किया जा सकता है। कंफ्यूजन की गारंटी के बारे में बात करता है, ये अदर कॉन्टेक्स्ट की बात करता है। अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को रिमूव करना, मतलब एक ही एक्सप्लेनेशन होगी और ये जगह, मतलब घूम फिर के अगर आप देखो तो एक ही बात बोली जा रही है कि ये अंदर की बात करता है, और उस अंदर की बात को अगर हम बाहर की दुनिया में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी बनता है। समझ रहे हो ना, ये कॉज और इफेक्ट है, एरर फ्री है। और फिर इसके बाद मतलब फर्स्ट स्टेज आपकी इंटरनल वैलिडिटी हो जाएगी, और सेकंड स्टेज आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी फर्स्ट स्टेज इज योर इंटरनल वैलिडिटी और सेकंड स्टेज इज योर एक्सटर्नल वैलिडिटी। फर्स्ट स्टेज आपकी इंटरनल वैलिडिटी है और सेकंड स्टेज है वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, इंटरनल वैलिडिटी। समझ आ गया, इज इट क्लियर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हमारे पास काइंड्स ऑफ वैलिडिटी है। देखो ये टॉपिक ऐसा है जिसको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर क्लास में ही याद हो जाएगा, समझ सारा आ जाएगा, लेकिन आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अब ये किसके अंडर आ रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं पेपर में पूछा जाएगा कि इसमें से इन्फरेंस वैलिडिटी कौन सी है या कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी कौन सी है, आपको सिर्फ इनके मीनिंग पूछे जाएंगे। समझ रहे हो ना, कि पॉपुलेशन वैलिडिटी का मतलब क्या है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का, कन्वर्जेंट का, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इन वैलिडिटीज का मीनिंग क्या है, तो हमें सिर्फ वैलिडिटीज के मीनिंग पे फोकस करना है, हमें उसकी क्लासिफिकेशन पे कोई फोकस नहीं करना कि कौन सी वैलिडिटी किस क्लासिफिकेशन के अंदर आ रही है, कौन सी वैलिडिटी किस क्लासिफिकेशन के अंदर आ रही है, इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे। समझ आ गया। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी नाम से आप लोगों को पहले बता दिया। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, इंटरनल वैलिडिटी चेक्स द कंसिस्टेंसी ऑफ कंफ्यूजन क्लेम, कि जो भी आप कंफ्यूजन निकाल रहे हो वो कितना सही है, उसके अंदर कितना कॉज और इफेक्ट है, कॉज और इफेक्ट है, और वो कितना एरर फ्री है, वो कितनी एरर फ्री है, वो इंटरनल वैलिडिटी है। ठीक है, दो चीजें हैं, पहला तो कि उसके अंदर कॉज और इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और वो कितनी एरर फ्री है, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरनल वैलिडिटी। तो इंटरनल वैलिडिटी के अंदर दो ही चीजें हैं। पहला, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, समझ ना, इसका कनेक्शन किसके साथ है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ है। किसके साथ है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ इसका क्या है बेटा, लेना देना, इसका लेना और देना दोनों किसके साथ है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ। कैसे समझाता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो फिर मैं बताता हूं। एक्सटर्नल, इंटरनल, सुनो। अब एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या होगा, द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी शुड चेंज टुगेदर। मतलब अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करूंगा तो उसका असर किस पे पड़ेगा, डिपेंडेंट पे पड़ेगा। मतलब अगर मैं अपनी टीचिंग मेथड्स को चेंज करूंगा तो उसका असर किस पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा। तो मतलब दोनों वेरिएबल्स का एक ही टाइम पे चेंज होना जरूरी है। मतलब अगर एक को चेंज किया तो उसका असर दूसरे पे होना चाहिए। मैंने अपने मेथड्स को चेंज किया तो आप पे उसका असर होना जरूरी है। दूसरा, इंडिपेंडेंट शुड प्रीसीड द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द स्टडी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आएगा, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल जो कि बाहरी वेरिएबल है वो नहीं होना चाहिए। बाहरी दुनिया का कोई भी वेरिएबल है वो हमारी रिसर्च का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर बाहर की दुनिया का वेरिएबल आ रहा है तो वो हमारी रिसर्च को क्या कर देगा, खराब कर देगा। मीनिंग समझ आ गया। तो इंटरनल वैलिडिटी में सीधा सीधा आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल वाले सारे पॉइंट्स, एक्सपेरिमेंटल वाले सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद बता।
दिन भर का आपका शेड्यूल कोई नहीं है, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी नहा रहे हो, कभी भी कहीं पे जा रहे हो, तो आपके फोन में हम एक ऐप डाउनलोड कर देते हैं, टू डू लिस्ट या कुछ भी, जो भी बहुत सारी ऐप्स आती हैं, और फिर आप उस ऐप में अपनी सुबह की सारी डिटेल लिखते हो, कब आपको काम करना है और सारा, और वो सब करने से आपका जो शेड्यूल है वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैलिडिटी है। क्यों? क्योंकि वो ऐप का जो काम है, उस ऐप का जो काम है वो वही काम कर रही है। ऐप का काम यही है, ऐप का काम यही है ना, आपके शेड्यूल को सही करना, और वही आपके शेड्यूल को क्या कर रही है, वो सही बना रही है। दैट इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ इंटरनल वैल्यू। इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल वैल्यू। समझ आ गया? सिस्टमेटिक बना देती है। मतलब आजकल ये सब चीजें बहुत सारी हैं, अगर आप मतलब प्ले स्टोर में स्पॉटिफाई, यूट्यूब वगैरह के बिना भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो तुम्हारी जिंदगी को भी सही कर सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि यूट्यूब पे गाने वाने ये सब चीजें चलते हैं, और भी 36 ऐप्स ऐसी हैं जो आपके फ़ोन में होनी चाहिए, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकती है। देन आता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। किसी दिन मैं शेयर करूंगा आपके साथ लिस्ट कि मैं कौन कौन सी ऐप्स डाउनलोड करता हूँ और उसके अल्टरनेटिव भी। मतलब मैं मोस्टली पेड यूज़ करता हूँ क्योंकि एप्पल में नहीं रहती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐप्स हैं जो उनके अल्टरनेटिव है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कुछ तो मैंने आपको बताया, जैसे अलार्मी ऐप है, अगर आप टाइम से उठना शुरू कर दोगे तो बाकी जिंदगी पूरा दिन का शेड्यूल आपका अपने आप सही हो जाएगा। तो अलार्मी ऐप है। दूसरा URR है। URR में आप अपने फ़ोन की यूजेज को देख सकते हो। एक और ऐप भी आती है, आजकल मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ऐप है। मतलब इसका जो फ्री वर्जन है ना, उसके अंदर आप इसके अंदर एक ऐप को ऐड कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ऐप है जिसको आप दिन में बहुत बार यूज करते हो, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, मतलब आप हर 3 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद व्हाट्सएप को यूज करते हो। बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप है, वो असल में क्या है, कुछ नहीं है, वो घर में रखे फ्रिज की तरह है। हमें पता है कि वहां पर कुछ नहीं है खाने के लिए, लेकिन फिर भी हम बार बार खोल के देखते रहते हैं, है ना? यही होता है। हमें पता है कि फ्रिज में कुछ नहीं है, जो सुबह था वैसे ही अभी है, फिर भी हम उसको बार बार खोलते रहते हैं। वही चीज व्हाट्सएप की है। हमें पता है कि कुछ नहीं होगा, कोई काम की चीज नहीं होगी, फिर भी हम बार बार खोलते हैं। तो अगर आपने 1 सेकेंड को व्हाट्सएप पे मतलब इसको लगा दिया, तो इस ऐप के थ्रू व्हाट्सएप की सेटिंग है, तो जैसे ही व्हाट्सएप ओपन करोगे ना, तो ये 1 सेकेंड ऐप एक बार एक्टिवेट हो जाएगी और आपको रिमाइंड करवाएगी, एक बार ऊपर से नीचे 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए ऊपर, मतलब आपको याद दिलाएगी कि क्या सच में आपको इसको खोलने की जरूरत है या नहीं। अगर आपको लगता है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में खोलेंगे, तो आप उसको रोक लो। इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी ऐप को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज़्यादा आपको नहीं थर्ड पार्टी नहीं है, आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर से मिल जाएगी, ऐप स्टोर से भी मिल जाएगी। चलो, अब आता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ बेटा? एक्सटर्नल वैलिडिटी इज बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी, कि जो रिजल्ट हमने इंटरनल में निकाले हैं, क्या उसको हम एक बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। है ना? एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है कि एक आउटकम, जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उन रिजल्ट को हम बाहरी दुनिया पे अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने रिसर्च कंक्लूड की है, क्या वो सिर्फ मेरी एप्लीकेशन तक ही सीमित है, या फिर उसको मैं पूरी दुनिया पे भी क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। इसको क्या बोल देंगे? दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सटर्नल वैलिडिटी। उसको सोशलाइज किया जा सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है? यही वाली, आपके खून की। डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जो ब्लड की स्टडी करता है, वो तो सैंपल है ना? वो ब्लड की जो स्टडी करता है सैंपल है। क्या उस सैंपल के बेसिस पे हम आपके पूरी बॉडी के ब्लड को मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं।
उस ब्लड से हम ये बता सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या डेफिशिएंसी है, कौन सी चीज की आपके अंदर कमी है ना। विटामिन एस की कमी कुछ लोगों में होती है ना, विटामिन एस, ये भी शायद आपने नहीं सुना होगा। विटामिन एस की कमी होती है कुछ लोगों में। एस मतलब शर्म, एस का मतलब शर्म। जो सारा दिन नल्लों की तरह पड़े रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, उनके अंदर ये ज्यादा होती है। मे बी आप में से भी किसी ना किसी के अंदर होगी। तो अगर आप मेहनत करनी शुरू कर दोगे, पढ़ाई करनी शुरू कर दोगे, तो ये डेफिशिएंसी इसकी खत्म हो जाएगी। सो एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ कि जो चीज का रिजल्ट मुझे इंटरनली मिला, क्या उसको मैं एक्सटर्नली अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। दूसरा, ये पॉपुलेशन स्टडी का मीनिंग भी वही है कि सैंपल को पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देना। और इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ, refers to the extent to which findings of a research are able to generalize to real life setting that are realistic. Population का मतलब आप नॉर्मली इन्फ्लुएंस कर दो, इको का मतलब होता है उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर दो। ठीक है, फर्क कुछ नहीं है, रियल लाइफ, रियल लाइफ। ठीक है, कि क्या उसी चीज को रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट वी कॉल इकोलॉजिकल वैलिडिटी, या इसको सोशलिस्टिक वैलिडिटी का नाम भी बोलते हैं, सोशलिज्म वैलिडिटी का नाम भी बोलते हैं। कि वो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्या वो मैंने इस जो एक्सपेरिमेंट किया है, क्या उस एक्सपेरिमेंट को किसी रियल लाइफ सिचुएशन पे अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। रियल लाइफ की जो सिचुएशन है, क्या उस पे अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। जो भी हमारे पास रियल लाइफ की सिचुएशन है, क्या उस पे अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। दैट इज व्हाट वी कॉल इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी बोल। रुक जाओ, पहले खत्म कर लूँ ना टॉपिक, पे बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी। अब इसको बहुत सिंपल से तरीके से समझने की कोशिश करना। देखो, फेस का मतलब क्या होता है, शक्ल है ना। फेस का मतलब क्या होता है, शक्ल, जिसको आप दिन में सबसे ज्यादा बार देखते हो। आपको लगता है कि आप शीशे को लेकर ऑब्सेस्ड हो। जितनी बार फोन ऑन करते हो, कितने सारे लोग हैं जो हमेशा फोन का कैमरा ऑन करके अपनी शक्ल देखते हैं। है कोई क्लास में ऐसा? मोस्टली गर्ल्स के केस में ऐसा होता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके केस में ऐसा है, लेकिन होता है। जो बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरीके से देखते हैं, जब भी फ़ोन का कैमरा है, ऐसे मुंह आप सही करना है, या फिर घर में जितनी बार भी शीशे के सामने से निकलेंगे। चलो, फेस वैलिडिटी का मतलब क्या है। फेस वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ है कि जब रिसर्चर को लगता है कि ये जो टेस्ट है वो दिखने में ठीक ठाक है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ रिसर्चर। मेरे को लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है या ये जो टूल है वो दिखने में सही है। A test appears to measure what it is supposed to measure। समझ आ गया? मतलब इसमें हमने टेस्ट की वैलिडिटी वगैरह कुछ चेक नहीं की, ये टोटली मेरी जजमेंट पे है। मैं उसको देख के बता सकता हूँ कि ये सही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप घर में कुछ खाने की चीज बनाते हो, आपकी मम्मी ने खीर को देख के ही बता दिया कि ये अच्छी बनी है या खराब होगी, इसका टेस्ट अच्छा होगा या खराब होगा। समझ रहे हो ना? तो वो जजमेंट है। यस, जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर। उस कवर से, उसकी शक्ल से हमें उस टेस्ट को मेजर करने की कोशिश करें। क्लियरली रेलेवेंट टू व्हाट इज मेजरिंग, appropriate for the participant and adequate for the purpose। तो आपकी जजमेंट, या इट कैन बी बाइस्ड, इट कैन बी बाइस्ड। फ्रूट खरीदने जाते हो, ऐसे टच करके हाथ लगा के देख लेते हो। आम खरीदने जाते हो, कुछ और खरीदने जाते हो, तो दैट इज बेसिकली फेस वैलिडिटी, जहां पर आप अपनी जजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो चीजों को अंडरस्टैंड करने। ठीक है। देन आता कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट का मतलब क्या हुआ, इवेल्युएट हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट कवर ऑल रेलेवेंट पार्ट ऑफ द कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या 100% कवरेज कर रहा है या नहीं। मतलब आपकी बॉडी का, सारी बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है या सिर्फ मुंह का बता रहा है। फर्क है ना। अगर सिर्फ मुंह का टेम्परेचर बता रहा है तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर कंटेंट वैलिडिटी नहीं है। जो थर्मामीटर टेम्परेचर बता रहा है वो पूरी बॉडी का बता रहा है ना, इंटरनल। तो
एडिक्वेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि वो क्या सारे कंटेंट को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो ये जानना कि इंडिया के लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति परसेप्शन कैसी है। आपको पता दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट कौन से देश में होती है? पूरी दुनिया में जितनी डिजिटल पेमेंट हुई 21, 22, 23 में, उसका 46% एकदम सिर्फ इंडिया में हुआ। कैन यू इमेजिन? टोटल दुनिया में अगर 100 रुपए की पेमेंट हो रही है, और इसमें भी, इस ऑनलाइन में भी सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है? यूपीआई। और मुझे लगता है कि ये सही भी है, ऑनलाइन पेमेंट सही भी है। कहां आप छुट्टे लेके घूम रहे हो, किसी को 11 रुपए करने हैं तो सीधा गूगल पे से 11 रुपए कर दो, 12 रुपए करने हैं तो 12 कर दो, समझ लो इस वजह से। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि इंडिया के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग की परसेप्शन कैसी है, और आप सिर्फ और सिर्फ पंजाब की स्टडी कर रहे हो, तो क्या बोलोगे कि इसके अंदर कंटेंट वैलिडिटी है? अगर मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, तो फिर मुझे पूरे इंडिया के अंदर सारे स्टेट्स के अंदर क्या करना पड़ेगा? कवरेज करनी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस वजह से इसको बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी, कि क्या वो 100% कंटेंट की कवरेज कर रहा है। जिस मेजर को करना चाहते हैं तो कर सकते। हाँ ये भी है, अभी चेंज हुआ है। अगर आप गलती से किसी को पेमेंट कर दो, तो आप उसको वापस भी ले सकते हो, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, उसके लिए आपको बैंक को कांटेक्ट करना पड़ता है या जो कुछ भी है। तो अब इससे 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पैसे वापस आ जाते हैं, अगर आपने गलती से किसी को पेमेंट किया। ठीक है, तो ये होती है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी। पॉपुलेशन वैलिडिटी मतलब वही सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन। इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब कि एक रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना। देन आता क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब है कि जो क्राइटेरिया आपने फिक्स किया था उस टेस्ट के लिए, क्या वो उस क्राइटेरिया को जस्टिफाई कर रही है या नहीं। जो कंडीशन, जो स्टैंडर्ड्स हमने मेंटेन किए थे, जो बेंचमार्क हमने मेंटेन किया था, उस बेंचमार्क को, उस क्राइटेरिया को मेजर, मतलब हाउ एक्यूरेटली टेस्ट मेजर द आउटकम इट वाज डिजाइन टू मेजर। कि जिस क्राइटेरिया के लिए, जिस आउटकम के लिए हमने वो टेस्ट बनाया है, क्या वो उस टेस्ट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। यार्डस्टिक बोल सकते हो, स्टैंडर्ड बोल सकते हो। जैसे इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है, इधर देखो, एक सिंपल एग्जांपल है, देखो। A researcher wants to know whether a college entrance exam is able to predict future academic performance. First semester GPA can serve as a criterion variable as it is an accepted measure of academic performance. आप ये देखना चाहते हो कि जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ कितनी मैच करती है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जितने उन बच्चों ने जीपीए या सीजीपीए नंबर लिए, आप उसको चेक कर लोगे। उससे पता चल जाएगा कि जिसने एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म किया है ना, जिसने एंट्रेंस में आपने स्टक लिखा ना सब लोगों ने, तो जल्दी चल गया ना। ये होता है, एक बार नहीं, अगर आप 1000 बार स्टक लिख देते हो ना बेटा, तो फिर जल्दी सही हो जाती है इंटरनेट। उसको पता चल जाता है कि सच में स्टक हुआ है। सारी दुनिया, क्लास के सारे बच्चे 10-10 बार स्टक लिखोगे ना, तो फिर जल्दी चल जाता है। तो रिसर्चर ये देखना चाहता है कि ये जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आए हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम का
उनके फ्यूचर की परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने एंट्रेंस एग्जाम के नंबर के साथ साथ सीजीपीए जो उनके फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको मेजर किया और देखा कि हाँ सच में जिन्होंने एंट्रेंस में अच्छा एग्जाम परफॉर्म किया था उन्होंने आगे जो फिर फाइनल एग्जाम हुए हैं वहां पर भी अच्छा परफॉर्म किया। तो उसका जो हाइपोथेसिस है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, वो फिक्स। ठीक है, सिंपल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्राइटेरियन का मतलब क्या हुआ कि आप जिस क्राइटेरिया के लिए, जिस टेस्ट के लिए, जिस आउटकम के लिए जो देखना चाहते हो, जो फाइनल रिजल्ट है, समझ रहे हो ना, जो आप फाइनल रिजल्ट चाहते हो, यहां पर फाइनल रिजल्ट और आउटकम लिखो, फाइनल रिजल्ट और आउटकम लिखो। जो फाइनल रिजल्ट या आउटकम आप अचीव करना चाहते हो, क्या वो आपको अचीव हो रहा है? अगर अचीव हो रहा है तो हम बोलेंगे कि यहां पर जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है वो एग्जिस्ट करती है। और अगर वो टारगेट अचीव नहीं होता तो हम बोलते हैं कि वो क्राइटेरियन वैलिडिटी अचीव नहीं। ठीक है, चलो एक और बता। चलो देखो ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। गोल्ड, अरे वो तो स्टैंडर्ड की बात हुई। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में सपोज करो एक ड्राइविंग स्कूल है, तो उस ड्राइविंग स्कूल में आपने बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दी है